जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तर प्रदेश समेत कई देश के राज्यों में इस समय शीतलहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में रात का तापमान कल 4 और 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि हरदोई का आज सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अभी तक का न्यूनतम तापमान है। हरदोई में सर्दी का प्रकोप जारी है और लोग इससे काफ़ी आजिज़ आ चुके हैं। शीतलहर चल रही है और तापमान लगातार गिर रहा है और घने कोहरे में वाहनों को भी चलाने में दिक्कत आ रही है। धूप नाम नहीं ले रही है निकलने का। तो हरदोई में जो ये घना कोहरा है, इसके ऊपर कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि शीतलहर और कोहरे से जहां गेहूं की फसल को फ़ायदा होने की उम्मीद है, वहीं शाक भाजी और बागवानी फसलों को नुकसान भी हो सकता है। आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, मटर की फसल में झुलसा रोग लग सकता है, तो आम, अमरूद और नींबू के बागों में भी रोग लगने की आशंका है। ऐसा बताया जा रहा है कि शाक भाजी या बागवानी कर रहे किसान खेतों में हल्की सिंचाई अवश्य कर दें इस कोहरे के समय में, और इसके साथ ही झुलसा रोग लगने पर दवा का छिड़काव भी करें। जिन किसानों ने प्याज की नर्सरी लगा रखी है, वो हल्की सिंचाई कर रात के समय में नर्सरी को पराली से ढक दें। सूरज निकलने पर उस पराली को हटा दें। सरसों में सल्फर का छिड़काव करें, इससे चिपकाने वाला रसायन अवश्य इसमें मिला लें। तो ये है ठंड का कहर। और इसी के साथ हम आपको बताते चलते हैं, आगरा और कानपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार को घने कोहरे के चलते हुए 7 वाहन भी टकरा गए। स्लीपर बस सवार एक यात्री की मौत भी हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों को नाजुक हालत में सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय मौसम विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से मौसम की भविष्यवाणी करने की योजना बना रहा है। मौसम विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर विभाग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर से मौसमी घटनाओं की जानकारी साझा करने की भी तैयारी कर रहा है। कड़ाके की सर्दी में शनिवार को उन्नाव में लगे भीषण जाम से लोगों का पसीना छूट गया। 2 डंपरों की भिड़ंत हो गई, जिसमें लखनऊ कानपुर हाईवे 9.5 घंटे तक जाम रहा। 30 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। पुलिस ने क्रेन की मदद से डंपर हटाया, तब जाकर ट्रैफिक किसी तरीके से बहाल हो सका। और इन दिनों लोग गर्म कपड़े मुस्तैदी से पहने रहें, इसकी भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। और फिर भी सर्दी हर आदमी को सता ही रही है। सर्दी ने अब शीतलहर का रूप ले लिया है, जिसके गलन से अब लोग काफ़ी आजिज़ आ चुके हैं। और वहीं 3 दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हरदोई में 2024 के 13 दिनों में लोगों को एक दिन भी अभी खिली हुई धूप नहीं मिली है, सिवाय कुछ घंटे लोगों को धूप मिली है, जो नाकाफ़ी मानी जा रही है। शनिवार को भी हरदोई का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी लगातार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम ऐसा ही रहेगा और लगातार ठंड बढ़ने के आसार दिखलाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ सर्दी सितम ढा रही है, वहीं दूसरी ओर आवारा पशु किसानों का दूसरा सितम ढा रहे हैं, क्योंकि इन आवारा पशुओं की वजह से किसान परेशान हैं। रात रात ठंड सर्दी में अपने खेतों को उनको बचाना पड़ रहा है। और जिम्मेदार जिनको इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए इनके गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाने की जिम्मेदारी गई है, वो आराम से अपने घरों में सो रहे हैं।
और इसी में से सबसे ज़्यादा लापरवाही टणियावा ब्लॉक जो हरदोई शहर के लगे हैं वहाँ के जिम्मेदार निभा रहे हैं। हरदोई शहर के साथ साथ माधवगंज, पिहानी, सांडी, बिलग्राम, मल्लावा आदि नगरीय इलाकों में भी आवारा जानवर रास्तों के अलावा कूड़ा घरों के आसपास दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं किसानों के लिए ये आवारा जानवर खेतों में चहलकदमी की वजह से सिरदर्द बने हुए हैं। कागजों में हकीकत और है और गौशालों की स्थिति अलग है। अतरौली क्षेत्र में अन्ना मवेशियों के आतंक से किसान परेशान हैं और इसी के अलावा हरदोई के शहर के 5 टणियावा ब्लॉक के ग्राम नानकगंज ग्रंट में बहुत से किसानों ने अपनी फसल करना छोड़ दिया है और फसल बचाने के लिए इस हाड़ कांप की सर्दी में उनको आसमान के नीचे रात रात गुजारनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि हम दिन भर काम करते हैं और रातों में जानवरों से खेतों को बचा रहे हैं। अभी नगर पालिका परिषद हरदोई ने प्रयास किए जिसकी वजह से कुछ जानवर ग्राम नानकगंज ग्रंट में पकड़े गए, लेकिन उनको दोबारा गौ आश्रय स्थल से जब छोड़ा गया वहां से फिर उनको छोड़ दिया गया, जिससे फिर वो किसानों के लिए सरदर्द बन गए। कछौना कोतवाली पर आयोजित कल समाधान दिवस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस मौके पर कुल 8 शिकायतें आईं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में शिकायतकर्ता भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने सभी शिकायतें सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के साथ ही सार्वजनिक व भू संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सवाजपुर तहसील में कल जो शिकायत लोग लेकर के आए उनमें से 8 शिकायतें राजस्व संबंधी थीं। किसी भी शिकायत पर मौके पर निस्तारण नहीं किया गया। फरियादियों के शिकायत पत्र लेकर कार्रवाई का केवल आश्वासन दिया गया। पुलिस कर्मियों सहित क्षेत्रीय कानूनगो व लेखपाल ने वहां पहुंचे समाधान दिवस में लोगों को केवल आश्वासन की घुट्टी पिलाई। अधिवक्ता संघ हरदोई के प्रांगण में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और हरदोई जिले के प्रशासनिक जज सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि अधिवक्ता ही है जो समाज में सोच बदलने का काम करता है। सोच बदलने पर सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कभी यह कहा जाता था कि राम लला है टाट में, हम सब हैं ठाठ में। सोच बदलते ही सब कुछ बदल गया और राम लला का ऐतिहासिक भव्य मंदिर भी बन गया। हरदोई में कल भी लोहड़ी और आज भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोहड़ी की खुशी में कल से लेकर आज तक लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और पंजाबी कॉलोनी में विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। लोगों ने एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। हरदोई में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पब्लिक पोर्टल पर शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिए जाने के बाद शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्य को 2 गुना कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब 70,000 व्यक्तिगत शौचालय बनाए जाएंगे और शासन स्तर से 31,365 शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। सभी पात्रों को शौचालय सहायता राशि दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए सार्वजनिक शौचालय भी जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश इस समय लगा हुआ है और हर जगह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर के लोकार्पण का लोगों को इंतजार है और लोग इस तैयारी में भी लगे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अति विशिष्ट अथवा सामान्य सभी व्यक्तियों को राम जन्मभूमि परिसर में नंगे पांव प्रवेश करना होगा। हमारी धार्मिक आस्था है, इसीलिए परिसर में 7,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और परकोटे के पूर्व दिशा में धार्मिक संगीत बजेगा। जो मेहमान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेंगे और अपने वाहनों से आएंगे, उन सभी को हाईवे के रास्ते से हनुमान गुफा के पास लाया जाएगा। वहां गाड़ियों की पार्किंग होगी। फिर मेहमानों को ई व्हीकल के जरिए राम जन्मभूमि पथ पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा राम जन्मभूमि की तैयारी सब तरफ चल रही है और अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर के दूसरे तल पर श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 3 मंजिला राम मंदिर 161 फुट ऊंचा बन रहा है।
भूतल में रामलला की स्थापना होगी। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। दूसरे तल को खाली रखा जाएगा। इसका उपयोग केवल अनुष्ठानों के लिए ही किया जाएगा। शेष समय इसे बंद रखा जाएगा। राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को भूतल के भव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं प्रथम तल का भी 80% काम पूरा हो चुका है। 3 महीने में प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना की जानी है। इसके लिए सिंहासन बनाने का काम शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि के पुजारी रोजाना सिंहासन की पूजा अर्चना भी करने लगे हैं। प्रथम तल में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण व हनुमान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि मंदिर के दूसरे तल की ऊंचाई काफी ज्यादा हो जाएगी। इसको देखते हुए दूसरे तल पर श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा से गांव में 8 दिन का विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। हरदोई में 1293 ग्राम पंचायतों में पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभियान को चलाया जाएगा। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को अयोध्या के एक उपवन में साफ सफाई कर करेंगे। इस अभियान से जन समुदाय को भी हरदोई में जोड़ा जाएगा, जिससे अभियान की सार्थकता के साथ ही 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव गांव में भी दिखे। गांव के मंदिरों पर रामचरितमानस पाठ, भजन कीर्तन आदि के आयोजन भी 21 व 22 जनवरी को होंगे। साफ सफाई अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साप्ताहिक अनुष्ठान खर मास की समाप्ति के साथ 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस अनुष्ठान के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी और होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अनिल मिश्र सहित 9 यजमानों के नाम तय हो गए हैं। इन सभी यजमानों पर आचार व्यवहार, खान पान का शास्त्रीय अनुशासन मकर संक्रांति से लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू कर दिया है। अनुष्ठान के श्री गणेश के पहले 15 जनवरी को संक्रांति के पूर्ण काल में रामलला के विग्रह के साथ मंदिर परिसर और गर्भगृह शोधन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए जरूरी प्रक्रिया की जानकारी संबंधित लोगों को दी भी जा रही है। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष खड़गे को बनाया गया है और नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन बनाया गया है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। गठबंधन की कल शनिवार को 2 घंटे बैठक हुई और वर्चुअल बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम संयोजक पद के लिए बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार ने इसके लिए इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में ये एक निर्णय दिया है कि अगर अस्पताल की लापरवाही में किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। हुआ ये था कि मर्ज की पहचान किए बिना ही लखनऊ में इलाज के मरीज की जान चली गई। तबीयत बिगड़ने पर जब परिजनों ने सहमति बगैर मरीज को वेंटिलेटर पर रख दिया तो मृतक की 36 वर्षीय पत्नी और 2 छोटी बच्चियां थीं। पिता ने अस्पताल की इस लापरवाही के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में अपील की। 10 साल पहले हुई इस घटना पर राज्य आयोग ने फैसला सुनाया और सदस्य को 25 लाख रुपए का जुर्माना अस्पताल पर लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि छापे के दौरान जो फैक्ट्री हैं उनको सील नहीं किया जाएगा और राज्य कर छापों और कार्यशैली से नाराज उद्यमियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब राज्य कर छापों के दौरान किसी भी फैक्ट्री को सील नहीं किया जा सकता। नोटिसों की आड़ में उद्यमियों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। 1 अप्रैल से केंद्र की तरह नोटिसों की सुनवाई वर्चुअल की जाएगी। 5,000 रुपए से कम की गड़बड़ी पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा भी निर्णय लिया गया हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने ग्रामीण व शहरी सड़कों की मरम्मत के लिए 780 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
लोक निर्माण विभाग इस धनराशि से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की 5,371 सड़कों को दुरुस्त कराएगा। इनमें सबसे ज़्यादा 5,035 सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। इनकी लंबाई 5,766 किलोमीटर है। राज्य व जिला मार्गों की 373 सड़कों का भी नवीनीकरण किया जाएगा। इनकी लंबाई 665 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता वीके श्रीवास्तव ने बताया है कि निर्धारित समय में सभी सड़कों को दुरुस्त करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नई सड़क नीति को बीते दिनों कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई है। अब ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण 8 की बजाय 5 वर्षों में किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य व जिला व अन्य जिला मार्गों के नवीनीकरण को भी 5 वर्ष बाद किया जा सकेगा। 5 वर्षों तक सड़क का नवीनीकरण करने वाले ठेकेदार को ही अतिरिक्त शुल्क लेकर सड़कों की देखरेख करनी पड़ेगी। किसानों को बहुत दिन से गन्ना मूल्य की घोषणा का इंतजार है और ये बात कही जा रही है कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण पर उच्च राज्य स्तरीय सहमति बन गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है सूत्रों से कि जल्द ही प्रदेश सरकार राज्य परामर्शित मूल्य यानी कि SAP की घोषणा करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यस्तता के कारण कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से ही प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जा सकती है, क्योंकि इस समय बैठक हो नहीं पा रही है। SAP में 20 से 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ये ऐसी संभावनाएं हैं केंद्र सरकार के गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा तय की जाने वाली राज्य परामर्शित मूल्य की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्तमान में सिर्फ औपचारिकता ही शेष रह गई है। ऐसा माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में गन्ने का मूल्य अगैती प्रजाति के लिए 350 रुपये, सामान्य के लिए 340 रुपये और अस्वीकृत प्रजाति के लिए 335 रुपये प्रति कुंटल है। सभी श्रेणियों में संभावना व्यक्त की जा रही है कि 20 से 30 रुपये प्रति कुंटल तक की वृद्धि के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया था। प्याज, गेहूं और चीनी के निर्यात पर जो प्रतिबंध चल रहा है वो जारी रखने की बात कही जा रही है। खाद्य महंगाई को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि फिलहाल गेहूं, प्याज, शक्कर व सामान्य चावल जैसी खाद्य पदार्थों के निर्यात पर जो पाबंदी है वो जारी रहेगी। इन वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी हटते ही इनकी खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के हित का भी ध्यान रख रही है। यही कारण है कि सरकारी स्तर पर प्याज की भरपूर खरीदारी की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार अहमदनगर, नासिक, होशंगाबाद, शोलापुर व पुणे जैसी जगहों से 19 से 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खरीदारी भी कर रही है। अब गैस उपभोक्ताओं को हर साल EKYC कराना जरूरी हो गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश में अपनी रसोई गैस सिलेंडर वितरण प्रक्रिया को परिवर्तित किया है। पहली बार कंपनी ने EKYC को अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता को हर साल एजेंसी पहुंचकर EKYC करानी होगी। आधार कार्ड के साथ अंगूठा सत्यापन कराने को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद इससे अछूते उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर पर मिलने वाली 26 से 28 रुपए की सब्सिडी रोक दी जाएगी। पहले सिर्फ एक बार ही KYC कराई जाती थी, अब हर वर्ष यह करानी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है और ये निर्णय है दिव्यांग बच्चों के हित का। अब सामान्य शिक्षक ही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 90 दिन का वो प्रशिक्षण भी शिक्षकों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 65,000 सामान्य अध्यापक 3 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चों को विशेष अध्यापकों की भांति शिक्षा देंगे। इसके लिए इन सामान्य शिक्षकों को 90 दिन का क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण 80 दिन ऑनलाइन माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर और शेष 10 दिन ऑफलाइन माध्यम से मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो 2 चरणों के इस क्रॉस डिसेबिलिटी मॉड्यूल में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग चेकलिस्ट, उपचारात्मक पहल, अध्यापकों द्वारा शिक्षण एवं क्लासरूम मैनेजमेंट,
व्यक्तिपरक मूल्यांकन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पेरेंट काउंसलिंग के साथ साथ आईसीटी का उपयोग विषयों को शामिल किया गया है, जिससे कि ये बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको अब सामान्य जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दे करके शिक्षा उनको उपलब्ध कराने का एक रास्ता खुल सके। तो सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षण ये जो दिया जा रहा है ताकि दिव्यांग छात्रों के लिए जरूरी विशेष शिक्षकों की वो बहुत कमी है उसको पूरा किया जा सके। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के दूसरे संगीतमय कार्यक्रम।